cases have not stopped. They're still on. चलिए, होने भी चाहिए, ऐसी क्या बात है, अगर केस है तो है भाई, क्या करेंगे उसके बारे में. लेकिन फिलहाल वी हैव आवर ओल्ड फ्रेंड मिस्टर चिंतामणि खारकनेस फ्रॉम द उद्धव ठाकरे सेना विद अस. चिंतामणि खारकने साहब, नमस्कार. 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 जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी. जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी. जय शिवाजी. तो चिंतामणि खारकने साहब, आप तो महाराष्ट्र में काफी देर से हैं, काफी सालों से हैं. महाराष्ट्र की, जी, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी आप बहुत देर से हैं, काफी सालों से हैं. शिवसेना बनी 1966 से, उसके बाद ही शायद आप आ गए होंगे. अब मुझे मालूम नहीं कब आए आप. आई डोंट नो व्हेन यू जॉइंड द शिवसेना, मुझे याद नहीं, आपको याद होगा. मैं 16 साल का था तभी से मैं शिवसेना में. माशाल्लाह, जबरदस्त. सर, आप ये बताएं, आपको कभी याद है कि किसी बीजेपी के विधायक ने किसी सेना के नेता के ऊपर गोली चलाई हो? कभी याद है आप? ऐसा कभी हुआ महाराष्ट्र में? पहले तो कभी नहीं हुआ था. तो ये अभी क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं है. ये नई क्रांति आई है कि नया नया, मतलब ये डेवलपमेंट मॉडल नया है? ये डेवलपमेंट नया नहीं है. जो बीज बोया है उसकी ये फसल है. ये डेवलपमेंट नया नहीं है. ये डेवलपमेंट तो शुरू से हो गया था, लेकिन जो बीज बोया था उसकी ये फसल है. उसके बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि आगे अभी शो बाकी है. आगे आगे देखो होता है क्या. अभी ये ट्रेलर है. अभी ये ट्रेलर है. ये ट्रेलर का मुख्य अंक आगे आने वाला है. जो रियल पिक्चर है वो आगे आपको दिखाई देगा. ये जो अन्याय हुआ ये जो बात करके अपनी पार्टी छोड़ने का, इसका जो रियल अर्थ है, ये जो ट्रेलर का रियल पिक्चर है वो आगे आपको देखने को मिलेगा. जी जी. उद्धव ठाकरे जी, ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही है. तो ये विघ्न बाधा काफी शुरू हो गई है, कहने का मतलब ये हुआ, ये 3 पार्टियां जो इकट्ठी आई हैं उनमें. कारखाने साहब, 3 पार्टी इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है जी. एक्चुअली ये 3 पार्टी को पार्टी कहना ये थोड़ी गलत बात है जी. हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी है, लेकिन बाकी के 2 जो गुट है उसको अगर आप पार्टी कहते हैं तो गलत बात है. कोई किसी ने कह दिया कि ये असली पार्टी है, बोलेगा तो असली पार्टी नहीं होता है. तो इसके लिए बेसिक गलत है, तो उसके ऊपर अगर फाउंडेशन गलत है तो उसके ऊपर की जो इमारत है, उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो भी गलत हो सकता है, वो गलत ठहरेगा. और इसके लिए ये चीज के ऊपर ज्यादा हमें बहस करना, बात करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि टाइम इज द फैक्टर. टाइम के साथ ही इसका ये जो सॉल्यूशन है वो हल हो जाएगा. जैसा जैसा दिन बीतेगा वैसा वैसा सबको, दुनिया को मालूम पड़ेगा असलियत क्या है. तो खारकने साहब, जो अभी मराठा आरक्षण को लेकर के छगन भुजबल साहब ने आपत्ति जताई और एल्गार यात्रा करी, उस विषय में आप क्या कहेंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो अपना इस्तीफा दे दिया है, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? देखो, ये जो हो रहा है ना, ये हमें मंजूर नहीं है. भले ओबीसी होने दो, मराठा होने दो, कुणबी होने दो, कोई भी जात का आदमी होने दो, हम सब भारत के रहवासी हैं जी. और हर जमात को, हर जात को, हर समूह को अधिकार है कि उसका समूह आगे बढ़े. और गवर्नमेंट का ये काम रहता है कि हर जाति को, उसको उन्नति की तरफ, वो जाति को उन्नति की तरफ लेके जाए. उनके लिए एजुकेशन होना चाहिए, उनके लिए नौकरी होना चाहिए, उनके लिए घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, सब होना चाहिए. ये देखना गवर्नमेंट का फंडामेंटल ड्यूटी है. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो फंडामेंटल राइट के साथ में गवर्नमेंट के ऊपर एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है
अगर फंडामेंटल ड्यूटी के आप बात करेंगे विच इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, फंडामेंटल ड्यूटी, फिर भी हर एक को एजुकेशन देने का, हर एक को फैसिलिटी देने का, ये जो गवर्नमेंट का फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें अगर गवर्नमेंट मशीनरी फेल्योर हो जाती है तो अपना फेल्योर छुपाने के लिए ये जाति जाति में झगड़ा लगा के इसके ऊपर अपनी राजनीति करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। बच्चे लोगों को ये मालूम नहीं है मैं कौन सा जाति में पैदा हो गया, इससे वो बड़ा बच्चा सीख नहीं सकता है। अगर उसको स्कूल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, अच्छी फैसिलिटी मिलेगा तो सीख सकेगा। इसके लिए यहाँ पे होना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बनाने का, स्कूल नहीं बनाने का, कॉलेज नहीं बनाने का, यूनिवर्सिटी नहीं बनाने का और जाति जाति में झगड़ा लगा के लोगों को गुमराह करने का, ये बात हमें हजम नहीं होती। देश के विकास के लिए ये बात गलत है, इससे देश का विकास नहीं होगा। चिंतामणि साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी आज पार्लियामेंट में जिस प्रकार से इंडिया अलायंस, बिखरता हुआ इंडिया अलायंस, ममता बनर्जी आउट, नीतीश कुमार आउट, केजरीवाल आया नहीं आया, वो उस प्रकार से बॉर्डर लाइन पर है, नीचे साउथ में भी जिस प्रकार से वातावरण है, और आगे जाके मोदी जी ने कहा कि द इंडिया अलायंस टोटल भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, घोटाले और राष्ट्र विरोधी काम करने वाला एक अलायंस है। तो इतना आलोचना जो उन्होंने किया, फिर उन्होंने अलग अलग घोटाले भी गिनाए। तो हाउ डू यू सी दैट चिंतामणि साहब? इज दिस अलायंस पूरे भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण से बना हुआ है, घोटाले से? हाउ डू यू सी दैट स्टेटमेंट ऑफ द बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी? देखो, कोई भी पार्टी को अगर मैं बोलूंगा ये पार्टी भ्रष्टाचारी है तो पार्टी के ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन वो पार्टी के ऊपर एक्शन लेने का बहाना से वो पार्टी को ही अपने पार्टी में लेने का और पार्टी को पावन करने का और बाद में वो भ्रष्टाचार के ऊपर जरा भी बात नहीं करने का, ये तो बात सही नहीं ना। मतलब इसका मतलब यही होता है कि जो आरोप आप लगाते हैं वो पार्टी स्वॉलो करने के लिए, पार्टी को खाने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए आप उनके ऊपर आरोप करते हैं। आपको भ्रष्टाचार से नफरत नहीं, आपको भ्रष्टाचारियों से नफरत नहीं, आपको सिर्फ नफरत है आपकी अपोजिशन से। इसके लिए आपका अपोजिशन खत्म करने के लिए पहले उनको चोर ठहराओ, पहले उनके ऊपर कोई इल्जाम लगा दो, उनको डराओ धमकाओ, ईडी इनकम टैक्स का डर दिखा के उनको ऐसा करो कि वो किधर हिल न सके, फिर बाद में उनको उनके ऊपर प्रेशर डाल के अपने पार्टी में लेके आओ और उसके बाद में वो अंक खत्म, वो चैप्टर खत्म। इसके ऊपर कोई भी नेता बात नहीं करेगा, कोई भी एजेंसी बात नहीं करेगा, सब चुप। ये क्या हो रहा है भाई देश में? ये तो गलत है ना। एक अलग टाइप की राजनीति है। अभी 10 साल हो गया आपको सत्ता मिलके, आज भी आप नेहरू की गलतियां निकालते रहते हैं। नेहरू ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, इसके ऊपर आप पार्लियामेंट में एक एक घंटा भाषण करते हैं। आप पहले आपके बारे में बोलो ना। रमेश बिछुड़ी करके आपका एक सांसद है, वो सांसद ने एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम सांसद के बारे में ये कटेला है, ये अमुक है, तमुक है, ये ऐसा है, वैसा है, ये भड़वा है, ये शब्द संसद में उसका उच्चार करके उसके ऊपर एलिगेशन किया और उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते। आपको ऐसा लगता नहीं है कि इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए? और ये जो टिप्पणी जो हो गया है, वो टिप्पणी के वजह से आपको ऐसा भी नहीं लगता है कि ये हमारे सांसद ने ये जो टिप्पणी किया है ये असंसदीय है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, आप उसके बारे में कुछ बात नहीं करते हैं? इसका मतलब ये है कि आप इसको बढ़ावा देते हैं। अगर सांप्रदायिकता को आप बढ़ावा देते हैं तो जिसके अगेंस्ट में आप बात करते हैं, अगर उसमें से कोई उठ के रिएक्शन दे दे तो उसके लिए आप क्या बात करेंगे? फिर बोलेंगे देखो ये लोग ऐसे ऐसे रिएक्शन देते हैं। तो इसका मतलब पहले आपके ऊपर आप कंट्रोल रखो। दूसरा धर्म, दूसरी जाति,
दूसरा सांप्रदाय और दूसरा आदमी के बारे में जब भी आप जबान खोलते हैं तो उसकी इज्जत करना सीखें। अगर पार्लियामेंट में आप इज्जत नहीं करेंगे तो देश में वो समाज की क्या इज्जत रहेगी। और ये समाज के सिवा ये पूरा टोटल डेमोक्रेसी चल सकती है क्या, ये तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन 30 खारखाने करोड़ साहब जो बदबिधूरी साहब की जो आपने बात करी, उनके खिलाफ कुछ एक्शन भी नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, आई मीन दैट्स शॉकिंग, नहीं हुआ एक्शन। शॉकिंग। दिनेश अली करके जो सांसद है, दानिश उसके अली बारे में जी, दानिश अली जी, उसके बारे में जो बात हो गई जी, वो दानिश अली भी बेचारे चुप हो गए, क्योंकि भरी संसद में उनका उपमर्द किया गया, उनकी आलोचना की गई, उनको गाली दी गई, इसके बारे में कोई शब्द नहीं बोलता है। और नेहरू जी अगर गलत करते हैं तो नेहरू जी ने कोई सांप्रदाय के बारे में कभी ऐसी बात नहीं कही थी। ये तो कंट्रोल होना चाहिए। मतलब हम लोग और सर हमारा देश, और नेहरू जी को गए हुए कितने 50 साल हो गए सर, 1964 में डेथ 50 हुई है। साल हो गए, फिर भी हर चीज में अभी जो आलोचना, बजट के ऊपर वो आलोचना इसलिए कर रहे हैं, व्हाट मोदी जी बोल रहे हैं कि विकसित भारत का संकल्प जो मोदी जी ने लिया है, विकसित भारत, और जो रिपोर्ट कार्ड मोदी जी आज पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 लेके आए जो असंभव था, वी आर द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, डिजिटल रेवोल्यूशन, उसी में राजीव गांधी जी का उन्होंने कहा कि 100 रुपया जा 15 रुपया लाभार्थी को जा, तो अलग अलग चीज नेहरू जी ने हमेशा डिमोटिवेट किया इस देश को। बोले कि चाइनीज और अमेरिकन हमसे ज्यादा काम करते हैं और बहुत एफिशिएंट है। तो एक एक चीज नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड बना। बोले मोदी जी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को जितना उन्होंने काम किया, तो ये, और उन्होंने बीजेपी का डायलॉग्स भी शुरू है कि सबने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी सब मोदी जी को चुनते हैं, और ये आंसू है, ये चूल्हे का आंसू नहीं है, ये खुशी का आंसू है जो महिलाओं के आंखों में आ रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण, आप खरगानी साहब, डू यू थिंक वुमेन एम्पावरमेंट, अपलिफ्टमेंट के लिए मोदी जी बहुत जबरदस्त काम किया, मोदी जी का कहना है, हाउ डू यू सी दैट सर? ये महिला सशक्तिकरण का बात हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं। मुझे सिर्फ इतना ही पूछना है कि ओलंपिक प्लेयर, हमारे जो पहलवान जो है ओलंपिक के, उनके ऊपर जो अत्याचार हो गया वो महिला नहीं थी क्या? क्या अलग जेंडर था क्या? मणिपुर में जो अत्याचार हो गया वो महिला नहीं थी क्या? यहाँ पे जहां जहां पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है उस चीज में ये लोग क्या बात करते हैं? अरे नेहरू जी का नाम कितना साल तक आप लेंगे? अभी हो गया, वो एक हिस्ट्री है, वो इतिहास है। अभी आपके बारे में सोचो, आपने क्या किया है वो सोचो। चाइना ने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का जगह आपका खा लिया है, इसके बारे में पार्लियामेंट में आप एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। जो महंगाई बढ़ गई है उसके बारे में आप बोलते हैं कि नेहरू जी के टाइम में भी महंगाई बढ़ी थी। अरे आप इतना तो सोचना चाहिए, जो कंट्री में एक मैच बॉक्स भी नहीं बनती थी, हम लोग जो पेन से लिखते थे वो पेन की शाई भी नहीं बनती थी। जब भी हमको इंडिपेंडेंस मिला, हर चीज हमको इंग्लैंड से, यूरोप से यहाँ पे आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। आज वो देश ने इतना तरक्की किया और आप बोलते हैं कि हमें स्वातंत्र 2014 में मिला है। मतलब ये लोगों को गुमराह करने का, और लोग भी ऐसे हैं। ये तो गोबेल्स नीति है। हिटलर के टाइम में गोबेल्स ने जैसा काम किया था और हिटलर की वाह वाह करके हिटलर को बहुत बड़ा उसका कद दिखाया था, लेकिन बाद में जर्मनी का सत्यानाश होने के बाद में ही लोगों को महसूस हो गया कि हमें गुमराह किया गया है। यही बात अभी हो रही है, लोगों को अभी पता नहीं चलेगा। हर हमारा बाजू वाला देश, पाकिस्तान से लेके सिलोन तक, श्रीलंका तक, हमारा जितने भी बाजू के देश है वो हमें आज पूछते नहीं है। हमारे साथ में उनका रिश्ता खराब है और इसके लिए जिम्मेदार नेहरू जी है क्या? और अगर नेहरू जी जिम्मेदार है तो आपने क्या किया? पाक व्याप्त कश्मीर आपने ले लिया क्या? आपने वहां पे मिलिट्री एक्शन लिया क्या? पुलवामा के एक्शन के बारे में लोगों के मन में संभ्रम है,
ये जो लोग मर गए, जो हमारे सैनिक शहीद हो गए, उसके बारे में लोगों के मन में डाउट है। इसके बारे में आप किया क्या? आपका एक ही राज्यपाल, आपका गवर्नर जम्मू और कश्मीर का, आपके ऊपर उंगली दिखा के कोई शब्द खड़ा कर रहा है, कोई प्रश्न खड़ा कर रहा है, उसको आपने उत्तर दिया क्या? उसने जो पूछा आपको, उसने जो कहा, उसके बारे में पार्लियामेंट में आपने कुछ कहा क्या? एक तो गवर्नर आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, जो अपने ही पार्टी का, आपके ही पार्टी का गवर्नर था, आपने ही उसको गवर्नर बनाया, वही आदमी कटहरे में आपको खड़ा कर रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसा आपके पार्टी का आदमी आपको कहता है कि ये प्राइम मिनिस्टर यूजलेस है, और खुलेआम इंटरव्यू देके कहता है, उसके बारे में आप पार्लियामेंट में कुछ कहेंगे क्या? आप एड्रेस करेंगे क्या? आपने आज तक कितनी पत्रकार परिषद लिया है, कितने प्रेस को एड्रेस किया है? कभी आपको उसने बुलाया है कि आप मुझे पूछो, क्वेश्चन पूछो ये देश के बारे में? 10 साल में नहीं हुआ, और नेहरू जी के ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं। उनकी गलतियां, हर काम करने वाले गलतियां हो सकती है। तो खारकनी साहब एक याचिका दायर करते हैं ना कि पंडित नेहरू को कह देते हैं कि पंडित जी आप रिजाइन कर दीजिए, कि पंडित जी को बोल देते हैं कि पंडित जी अब तो इस्तीफा दे दो। हाँ, मानते हैं आप परलोक सिधार गए 27 मई 1964 को, लेकिन आप अभी तक मोदी जी को काम नहीं करने दे रहे, तो अब तो छोड़ दो। तो खारकनी साहब, मोदी जी इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं पंडित जी से? व्हाई इज ही सो ऑब्सेस्ड विद पंडित नेहरू? डिस्टर्ब है, फोबिया है, एक उनके मन में फोबिया आया है, और वो फोबिया दिखाने के लिए हमारे पास आज के तारीख में मीडिया नहीं है। एक आपके जैसा प्राइवेट मीडिया जिसके ऊपर हम लोग खुलेआम बात कर सकते हैं, वो छोड़ के कोई भी मीडिया जो टीवी के ऊपर चलता रहता है, जो न्यूज़ देते रहते हैं, वैसा मीडिया आज कोई भी सवाल नहीं खड़ा करता, कोई भी उनको पूछता नहीं है, उनके बारे में मीडिया के ऊपर चर्चा नहीं होती है, कोई भी पत्रकार उनको क्वेश्चन नहीं पूछता। और अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, ऐसे क्वेश्चन उनको पूछा जाता है। ये गलत बात है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है, छोटी सी बात है, मेरा ये कहना है कि देखिए साहब, ऐसा तो नहीं कि 9-10 साल में कुछ काम नहीं हुआ, काम हुआ है। तो आप अपने काम के बारे में ज्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के कहें, जैसे हर कोई कहता है, कहिए, उसमें क्या है? कि जैसे आपने सोल्जर्स की पेंशन जो है वो बढ़ा दी, OROP नहीं दिया, लेकिन आपने पेंशन बढ़ा दी। आपने जो है कोई 1200 के करीब जो गैर मतलब जिसको कहते हैं कि टोटली यूजलेस कानून थे अंग्रेजों के ज़माने के, वो आपने ख़त्म कर दिए। ना जाने और कितनी चीज़ें आपने करी हैं, रोड्स बनाई हैं, टनल्स बनाई हैं, क्या कुछ बनाई है, वो उसके बारे में बात कर सकते हैं ना। तो ये पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इनके बारे में बात करने का क्या फायदा हुआ? मेरी समझ के बाहर है। नहीं फायदा है ना। आपने जो अच्छा काम किया जी, जो आपके गवर्नमेंट ने काम किया, कोई भी प्राइवेट पार्टी नहीं जी, कोई भी दो उद्योगपति ने काम किए, उसको अगर आप आपका काम करके बताएंगे, तो कांग्रेस के जमाने में भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे ना जी। ये बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का, अभी देखो हर बैंक में KYC मांगा जाता है जी, नो योर कस्टमर मांगा जाता है ना जी, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक अभी हो गई है। हर बैंक में जो प्राइवेट बैंक है, वो बैंक में उनका दायित्व सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही है। उनका दायित्व, अगर आप उनके बैंक में 50 लाख रुपए रखते हैं और वो बैंक डूब जाती है, तो आपको सिर्फ 5 लाख ही रुपए मिलेगा जी। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं है। आपके पैसे के लिए गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट बोलती है कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही है। हमारा पैसा तो करोड़ों में है। वो पैसा हमारा कहाँ पे जाएगा? और हमें पैसा अगर कुछ हो गया, बैंक डूब गई, तो पैसा आप कहाँ से देने वाला है, उसकी गारंटी हमें चाहिए। लोग बैंक में पैसा रखते हैं,
इसके लिए बैंक चलती है, बैंक लोन दे सकती है, और हमारा जो अर्थ विषयक चक्र है वो चक्र चलते रहता है। लेकिन लोगों के मन में डर है, और यहाँ पे और लोगों को डराया धमकाया जाता है कि तुम केवाईसी करो। अरे फिर जो लोगों ने स्टेट बैंक से लोन लिया, अब्जावधि रुपए का लोन दिया, उनके और लोन लेके वो लोग भाग गए दूसरे कंट्री में, उनके लिए आपने क्या किया? आप ब्लैक मनी के बारे में कहते थे। 2014 के पहले आप बोलते थे कि मैं ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड से लाऊंगा, स्विस बैंक से लाऊंगा जी। उसके बारे में आप कहो ना थोड़ा, कि आपने कितना ब्लैक मनी लाया। नोटबंदी करने के बाद में आपने कितना काला पैसा बाहर निकाला, उसके बारे में बोलो ना। उसके बारे में कुछ बोलते नहीं है। लेकिन असलियत ये है कि नोटबंदी के पीरियड में जितने भी बीजेपी के कार्यालय है वो सब 5 स्टार कार्यालय हो गए। वो पैसा कहाँ से आया, वो उसके बारे में आप बोलना चाहिए कि नहीं जनता को। लेकिन यहाँ पर तो खारकने साहब ये कहा जाता है कि कोविड के जमाने में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने और उद्धव ठाकरे जी के आसपास के जितने लोग थे, जैसे आदित्य ठाकरे जी हैं, उन लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया कोविड के वक्त। खारकने साहब, अगर कोविड के टाइम में गलत तरीके से पैसा कमाया ऐसा आप कहते हैं, तो पूरे देश में सिर्फ उद्धव जी के सरकार के लोग गलत तरीके से पैसा कमाया ऐसा आपका कहना है क्या? उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के बिना जो बच्चे लोग मर गए और गंगा में लाश बहाई गई, उत्तर प्रदेश के बजट में कितना पैसा खर्चा किया कोविड के ऊपर, उसके बारे में आप कब बात करोगे? कि उसके बारे में आपको बात नहीं करने का है। हमने किया वो रास क्रीड़ा, आपने किया वो बलात्कार, ऐसी भाषा नहीं चलती। तो अगर मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो भ्रष्टाचार का निर्मूलन अपने ही घर से होना चाहिए। अगर उनके ही घर का मतलब उनके ही पार्टी का भ्रष्टाचार वो खत्म पहले करते, फिर बाद में अब दूसरे पार्टी के बारे में बोलते हैं, तो जनता उनको सर के ऊपर लेके नाचती थी। ये जनता बहुत शानी है, ये जनता बहुत शून्य है, ये जनता अच्छा बुरा समझती है, लेकिन जनता को गुमराह करके कितना टाइम आप निकाल सकते? कारकनी साहब, आपने जो इश्यूज उठाए दे आर फैंटास्टिक इश्यूज। जो मोदी साहब ने बोला काला धन कहाँ है, काला धन कहाँ वापस लाए, आपने पूछा पेट्रोल 50 रुपया, डीजल 40 रुपया बोले थे, वो क्या हुआ? वो तो ट्रिपल डिजिट पहुंच गए। हाउसेस 2022 तक सबको देंगे वो वादा था, 4 करोड़ ही बना है। रूपी वर्सेस डॉलर, जो पहले आप रूपी वर्सेस डॉलर, आज तक कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज मोदी जी टेक ओवर किया 56.57 था, आज 80 प्लस हो गया है। 2 करोड़ जॉब जो आपने बोला, तो रिड्यूस इन्फ्लेशन, एमएसएमई। तो कारकनी साहब, व्हाई दिस इज नॉट टचिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल? व्हाई? इश्यूज तो आपने फर्स्ट क्लास उठाए। ये जो इश्यूज है ये राइटफुल इश्यूज है, वेयर द गवर्नमेंट हैज नॉट परफॉर्म्ड, बट व्हाई लोगों को माइंड तक या लोगों को दिल तक कैसे नहीं पहुंच पाया है? चिंतामणि साहब, देखो, आपको शायद मालूम होना ही चाहिए कि केजरीवाल के एक मिनिस्टर को उन्होंने अंदर डाला, और अंदर इसके लिए डाला कि उसने एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया। दिल्ली का स्कूल बहुत बढ़िया बनाया। जैसा यहाँ पे उद्धव जी ने कोविड में धारावी पैटर्न लाके पूरा जनता को ये मेरा कुटुंब है, मेरी जवाबदारी है, ये बोल के हर आदमी को सेफगार्ड किया, वैसा वहाँ पे दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाया। और वो बदलाव लाने के बाद में इनके पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई और उनके ऊपर इल्जाम लगाने का चालू कर दिया। मैं तो बोलता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका धन, कारोबार, पैसा बहुत बढ़ गया है। अगर आपको ईडी और इनकम टैक्स पीछे लगाने का है, तो 5 साल के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट 1000 गुना बढ़ गया उनकी प्रॉपर्टी और उनकी इंडस्ट्री, उनके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? बिहाइंड एवरी ग्रेट सक्सेस देयर इज ए क्राइम, ऐसा कहा जाता है। तो ये ग्रेट सक्सेस हमारे कंट्री में कहाँ पे हो गया,
मेरे पार्टी में कहां पे हो गया। आप बहुत ईमानदार है, चलो मैं मानता हूं, आपके जैसा ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आज तक हमने देखा नहीं, मैं मानता हूं ये बात। लेकिन ईमानदार प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी क्या है कि मेरे कुटुंब में, मेरे फैमिली में अगर कोई गलत करता है तो पहले उसको ठीक करो, फिर बाद में बाजू के घर में झांक के देखो कि बाजू के घर में क्या चालू है। पहले अपना घर ठीक करो। अगर मोदी जी अपना घर पहले ठीक करते थे, भारतीय जनता पार्टी में एक जमाना ऐसा था कि हम लोग मिसाल देते थे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की, क्योंकि देखो कितना डिवोशन है उनके पास, पैसा नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, इनकम सोर्स नहीं रहता है, फिर भी घर दार छोड़ के कहीं कहीं पे जाके आसाम, नागालैंड, मणिपुर ये जगह पे महाराष्ट्र का आदमी जाएगा और उधर सालों साल काम करेगा और अपना पार्टी का प्रचार करेगा। ये सब लोग करते थे। उन्होंने अपना बंगला, गाड़ी और आपका खुद का स्वास्थ्य के लिए, खुद के पैसे के लिए कुछ नहीं किया। ये उनका असली चेहरा था। आज के तारीख में वो असली चेहरा खराब हो गया, वो बेसूरत हो गया और इसके लिए हमारा बीजेपी के साथ में आज जमता नहीं है, क्योंकि कहने की बात अलग और करने की बात अलग, ये दोहरी बात नहीं चलेगी। इसके लिए हम लोग उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, क्योंकि वो सब हमारे देश के लोग हैं, लेकिन अलग रास्ते से जा रहे हैं करके हम लोग उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। बाकी उनका हमारा कोई जाति झगड़ा नहीं है। बट चिंतामणि साहब, मोदी साहब ने आज पार्लियामेंट में कहा था इंडिया उनका इंडिया अलायंस को इंडिया अलायंस बोलते हैं, इंडिया अलायंस इज ब्रेकिंग अप, ममता हट गई है, केजरीवाल इज नॉट हियर नो देयर, नीतीश कुमार हट गया है, वाईएसआर केसीआर का कुछ भरोसा नहीं है, साथ में जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। तो आगे जाके कैसे ये 53 जो अभी कांग्रेस का 52-53 है उसको आपके पूरे इंडिया अलायंस 270 तक कैसे लेके आएंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज चिंतामणि साहब आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास सिर्फ 2-3 महीना है, 3 महीने में आपको 53 प्लस को 270 प्लस लेके आना है। तो मोदी साहब इज सेइंग आपका संकल्प आपने लिया है कि आप लोग ऑपोजिशन में ही बैठेंगे, ही इज ओवर कॉन्फिडेंट, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो हाउ डू यू सी चिंतामणि साहब, हाउ डू यू सी द ग्रेट चेंज हैपनिंग? देखो आज जो मीडिया में खबर आ रही है और असलियत क्या है इसके बारे में शोध पत्रकारिता, मतलब रिसर्च करके कोई प्रेस का पत्रकार कोई रिसर्च करके असलियत खोज के निकालेगा ना, तो असल पिक्चर बाहर आएगा। असल पिक्चर यह है कि हर एक आदमी, हर एक पार्टी, ये भाजपा गवर्नमेंट छोड़ के इवन भाजपा के साथ में जो पार्टी आई है उनको भी ये सब मंजूर नहीं है। लेकिन क्या करें, अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऐसी ही बात है तो सर्वाइवल के लिए उनको ये सब करना पड़ता है। ऐसा ही हो गया है। आपको एक बंदर और उसके बच्चे, बंदरी मतलब वो जो बच्ची को अपने पाँव के नीचे दबा के वो खड़ी होती है ना, बंदर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मराठी में बोलिए सर। हाँ, वो जो माकड़ीन हम लोग बोलते हैं। जी। तो वो क्या करती है कि उसको बीरबल ने बोला कि कौन माँ का प्रेम के बारे में आप बोलो कि माँ अपनी जान देके अपने बच्चों की जान बचाती है। तो बीरबल ने क्या किया, एक हौद में पानी भर दिया और उधर एक बंदरिन को खड़ा किया और उसके हाथ में बच्चा दिया। जैसा पानी भर रहा था उसने उसका बच्चा को ऊपर ऊपर उठाया, लेकिन जैसा भी उसके नाक में पानी जाने का चालू हो गया वैसे उसने अपने बच्चों को अपने पाँव के नीचे दबाया और ऊपर खड़ी हो गई। मतलब अपनी जान बचाना ये सबसे प्रथम कर्तव्य हर एक मनुष्य प्राणी का होता है, हर एक प्राणी का होता है। वैसा अगर तुम्हारे गले का फंदा इतना कसा जाए कि तुम्हारी घुटन हो जाए तो आदमी वो घुटन से छूटने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। यही काम चालू है। ये जो सीबीआई और ईडी और ये जो फंदा
गले में हर एक का कसा जा रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए हर एक आदमी बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है, चाहे वो उसके पार्टी में करे चाहे उनके पार्टी में जाके करे, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए हर एक आदमी काम कर रहा है। ये देश के लिए चित्र भयावह है। जी दुरुस्त बात है, लेकिन आप ये बताएं सर, चलते चलते आज की तारीख में जो स्थिति है, जैसे महाराष्ट्र में स्थिति है, आपको क्या लगता है सर कि आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर ये देश में लोकशाही है जी, अगर ये देश में पहले भी 37-35% वोट से बीजेपी सत्ता में आई है तो उसका एनालिटिकल एनालिसिस होना जरूरी है। बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं आज देना चाहता हूं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स उपलब्ध है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आदमी अपोजिशन पार्टी का बीजेपी के सामने गिरा है, उसने अपनी सीट गंवाई है, तो उसका 2000, 5000, 10,000 वोट से नीचे गिरा है। और उसका वजह यह है कि 3-4 पार्टी अलग अलग लड़के बीजेपी के साथ में लड़ी है जी। अगर वो सब पार्टी एक साथ में लड़ेंगी तो कंसंट्रेशन हो जाएगा और बीजेपी का 37 अगेंस्ट 36%, ये जो मत जो डिवाइड हो गया है वो 63%, ये जो मत डिवाइड हो रहा है, वो जो मत अपोजिशन का एक साथ में आ जाएगा तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। और इसके लिए बीजेपी को यही करना है कि हर पार्टी को तोड़ो, हर पार्टी का अपोजिशन तोड़ो, उसमें आग लगाओ, उसके फैमिली में आग लगाओ, क्योंकि उनका अपने ऊपर 10 साल के बाद में भी विश्वास नहीं है। उन्होंने प्रोग्रेस किया है, उसके ऊपर उनका विश्वास नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेस के पीछे की असलियत अब उनको मालूम है। उन्होंने ये सब किया है ना, उन्होंने 2 इंडस्ट्रियलिस्ट को खड़ा किया है। प्रोग्रेस देश का हुआ है, लेकिन देश का नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट का हुआ है। इसके लिए 80 करोड़ लोगों को हमें मुफ्त में अनाज देना पड़ता है। ये हमारा टैक्स पेयर का पैसा उनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। और आप बोलते हैं कि भारत की तरक्की हो गई, अगर इसको ही आप तरक्की बोलते हैं तो कमाल की बात है। राइट, थैंक यू सो मच सर, चिंतामणि खड़गपुर साहब, ऑलवेज ए प्लेजर। बहुत दिनों बाद आप बड़े आए। दिनों के बाद आए आप। तो आज सर श्लोका बिगर श्लोक एक श्लोक, एक कुछ कथन मैं श्लोक बोलूंगा प्लीज। अभी ये राम मंदिर के ऊपर ये जो भगवान की पूजा और उसके ऊपर जो भोग चढ़ाया जाता है, उसकी जो पूजा की जाती है, उसके ऊपर मैं एक श्लोक बोलना चाहता हूँ। हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी का अथर्व शीर्ष है, वो अथर्व शीर्ष में गणेश जी का जो वर्णन किया है, वो वर्णन में ऐसा कहा है, त्वम वाङ्मय त्वम चिन्मय त्वम आनंदमय त्वम सच्चिदानंदा द्वितीयोसी त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासी त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी। यहाँ पे मूर्ति कहाँ पे आ गई? यहाँ पे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो, ये जो मूर्ति गणेश जी की है, वो गणेश जी की सोन किधर पे आ गई? त्वम वाङ्मय त्वम चिन्मय त्वम आनंदमय, आनंदमय को आकार कहाँ से आ गया? त्वम सच्चिदानंदा द्वितीयोसी, सच्चिदानंद, आनंद को आकार कहाँ से आया? त्वम ज्ञानमयो विज्ञान, विज्ञान को और विज्ञान को आकार है क्या? ज्ञान और विज्ञान को कोई ऐसा एक रूप दिखा सकते हैं क्या? मूर्ति बना के दिखा सकते हैं क्या? ये ज्ञान का है, ये विज्ञान की मूर्ति है, आप बना सकते हैं क्या? असल में ये है कि गणेश जी बोलेगा तो हमारा जो अद्वैत है वही हमारा गणेश जी है, द्वैत भाव नहीं है। और गणेश जी की उपासना बोलेगा तो ज्ञान की उपासना, विज्ञान की उपासना यही होना चाहिए। लेकिन उसके तरफ से हमें बाहर लेके जाके मंदिर में वो भगवान को बिठा के मंदिर में भोग चढ़ा के अगर आप बोलते हैं कि आपकी तरक्की हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा झूठ है, ऐसा हमें कहना है। मैं भी गणेश जी का भक्त हूँ, लेकिन मेरा गणेश जी अलग है। मेरा गणेश जी सिर्फ मेरे मंदिर में नहीं है, मंदिर में कंसंट्रेशन के लिए मैं गणेश जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता हूँ, लेकिन मेरा मन का जो गणेश जी है, मेरे मन में जो राम है, वो राम कबीर का है,
वो राम हर एक आदमी के मन में जो है, जो काम करने वाला आदमी है, उसके हाथ में जो राम है वही हमारा राम है। ये राम असली राम है, ये नकली राम को पूछने की हमें जरूरत नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। Fantastic. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जबरदस्त तरीके और से। जबरदस्त विश्लेषण आपका, इसके लिए Thank you very much, sir. और भी धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय जय शिव, भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। नमस्कार सर। नमस्कार। Well, that's just about it. And all the people who believe in the Advaita religion, they shy away from Murti Puja. After all, the Yajurveda itself says that you cannot bow before anything which is man-made. That's what the But Yajurveda says. I believe that Bhagavad Gita is absolutely complete, as we always discuss. Yes, You worship me in any form, and I am there. absolutely. All But roads- But at the end of the day, you All have- roads lead to the same God. at the end of the day, you have to worship God within yourself. Exactly. As चिंतामणि खारकने साहब also said कि गणपति के सामने मैं हाथ जोड़ के खड़ा इसलिए होता हूँ ताकि मैं अपने ध्यान को केंद्रित कर सकूं, इसलिए I इसलिए reside in the नहीं innermost recesses of your heart. इसलिए नहीं कि सामने मूर्ति है और वो मूर्ति असल में गणपति है, गणपति असल में दिल में है। एनीवे, दैट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, उसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन चल सकता है। दैट्स जस्ट अबाउट इट फॉर टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। वी विल टेक द कमेंट्स टुमारो। डू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भेजें। आज जो मोदी जी का भाषण सुना, उसके ऊपर आप क्या समझते हैं? क्या असल में भारतीय जनता पार्टी की 370 सीट आएंगी और एनडीए की 400 से ज्यादा? मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की 350 कहीं नहीं गई, आएंगी। लेकिन आपको क्या लगता है? आप जरूर अपने कमेंट्स भेजिए। दैट्स इट फ्रॉम प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. जय सिया राम, हर हर महादेव। Jai Shri Ram.